चलो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम अपना लेसन शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, इसके क्या अर्थ हैं और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे और कब कब इसके सम्मेलन हुए। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना तथा संस्थापक सदस्य। देखिए, इसके बहुत 3 पॉइंटों को अपन याद रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सम्मेलन हुआ एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस हुई 1947 मार्च माह में हुआ। मार्च माह में एक सम्मेलन हुआ एशिया कॉन्फ्रेंस। फिर एक बांडुंग सम्मेलन हुआ। बांडुंग सम्मेलन हुआ और फिर इसके बाद में एक बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ। ग्रेड सम्मेलन 1961 में हुआ और बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ। देखिए, अभी तीनों के बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हुआ क्या था कि जो एशिया के जो देश थे, जो अभी आज़ाद हो रहे थे, या यूँ कहें कि जो अभी गुलाम थे और अब आज़ाद होने वाले हैं, तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया कि भाई देखिए, अपन आज़ाद हो रहे हैं और अपने सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। विश्व में भी चुनौतियां हैं। जैसे 1945 में विश्व में जो है शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया था। विश्व है दो ध्रुवों में बंट रहा है। और भी कॉलोनीज की भी समस्याएं हैं, साम्राज्यवाद की भी समस्याएं हैं, रंगभेद की नीति भी हो रही है। और इस तरह से और हमारी जो यहाँ पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जो समस्याएं हैं, वो भी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको किस तरह से हमें समाप्त करना है, किस तरह से इनका हल निकालना है। तो हमने क्या कहा कि जो नवोदित राष्ट्र थे उनसे कहा कि भाई देखिएगा, जो विश्व दो गुटों में बंट रहा है, उनसे दूरी बना के रखनी है अपन को। तो और दूसरी चीज़ है कि आपसी जो संस्कृति और सभ्यता है उसके साथ संबंध अपन को बना के रखना है, अपना विकास भी करना है। तो इसलिए हमने एक एशिया के जो देश थे, जैसे भारत है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, आदि आदि ये जो देश थे, इन्होंने मिलकर के एक सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन कहाँ बुलाया? ये दिल्ली में बुलाया। दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें चर्चा की गई कि भाई जो देखिए, जो हमारे यहाँ पर संस्कृति है और सांस्कृतिक और कह सकते हैं हम, जो सांस्कृतिक जो रिलेशन है उसको बढ़ाया जाए, एक दूसरे के बीच में बढ़ाया जाए। फिर दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो साम्राज्यवाद की जो समस्या है, साम्राज्यवाद की समस्या है, उसका भी हल निकाला जाए। और इसके बाद में जो उपनिवेशवाद है उसका भी हल निकाला जाए। फिर इन्होंने एक बात और कही कि भाई जो शीत युद्ध में जो तनाव चल रहा है और दो गुटों में बढ़ रहा है उससे भी हमें अलग रहना है। तो कुल मिला के बात की थी कि शीत युद्ध से दूर भी रहना चाह रहे थे और अपने क्षेत्र का विकास भी करना चाह रहे थे, शांति और स्थिरता भी बुलाना चाह रहे थे। तो पहला सम्मेलन यहाँ एशिया के देशों का सम्मेलन हुआ। बोला, अब देखिए, उन्होंने कहा कि भाई जब एशिया के हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, तो इसके साथ साथ अफ्रीका के देश भी हो रहे हैं, लैटिन अमेरिका के देश भी आज़ाद हो रहे हैं, तो क्यों नहीं उनका भी एशिया और अफ्रीका के देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा अफ्रो एशिया सम्मेलन बुलाया जाए। 1955 में एक सम्मेलन बांडुंग शहर जो इंडोनेशिया में है,
इंडोनेशिया में है, वहाँ पर बुलाया गया बांडुंग सम्मेलन। अब इसमें क्या था कि भारत सहित लगभग 29 देश इसमें शामिल हुए। 29 देशों ने मिलकर के कहा कि भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तनाव चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, इस शीत युद्ध में हमें शांति और स्थिरता लानी है, शांति के लिए प्रयास करना है। तो कैसे करें कि भाई दोनों गुटों से अलग रह करके कर सकते हैं। अगर किसी गुट में शामिल हो गए तो आप दूसरे गुट से आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते, तो शांति नहीं हो सकती। जो दोनों गुटों से बातचीत कर सकता है, तालमेल बैठा सकता है, वो अलग रह के किया जा सकता है। किसी एक गुट के साथ संबंध बना करके आप दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि जो शीत युद्ध चल रहा है, इसमें जो तनाव चल रहा है, इसमें कमी लानी है अपन को। तो इनसे हमें क्या करना है, शीत युद्ध से हमें दूर रहना है। मतलब जो दो गुट थे, साम्यवादी और पूंजीवादी, साम्यवादी और पूंजीवादी, इन दोनों से अलग रह करके हमें इन दोनों के मध्य तालमेल बनाना है। तो इन्होंने कहा कि बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेम की स्थापना करनी पड़ेगी। नेम क्या था कि नॉन अलायंस मूवमेंट था। मतलब नॉन अलायंस मूवमेंट, किसी भी गुट के साथ हम संबंध नहीं रखेंगे, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। तो इस तरीके से कहा कि भाई तो हम क्या करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करेंगे, जिससे शीत युद्ध में भी हम कमी ला सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो हमारे यहाँ पर जो समस्याएं चल रही हैं, वही समस्याएं चल रही हैं। भाई हमें अपने जो देश है उसमें जो संस्कृति की जो समस्या है, उपनिवेशवाद की समस्या है, साम्राज्यवाद की समस्या है, नव उपनिवेशवाद की समस्या है, और भी जैसे समस्याएं हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी, ये जो समस्याएं हैं, इनका भी हमें क्या करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा। तो इसलिए आपस में मिलकर के ही ये संभव हो सकता है। आपसी तालमेल के साथ हम ऐसा कर सकते हैं और हम अपनी बात जो है अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनके सामने हम रख सकते हैं। तो एक सम्मेलन आयोजित किया गया बांडुंग में। इसमें कहा गया भाई ऐसा कर लीजिए, सारे मिलकर के एक गुट बना लीजिए। तो गुट का नाम रखा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका जो पहला सम्मेलन था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था, वो बेलग्रेड में हुआ। ये बेलग्रेड कहाँ पर है, यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में ये बेलग्रेड स्थित है, एक शहर है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो यूगोस्लाविया के जो शासक थे, जिसका नाम था जोसेफ ब्राज टीटो। और नेहरू जी को सह अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, सह अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरीके से अब देखिए एक चीज और बता देता हूं आपको कि इस सम्मेलन में कुल 25 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया, कुल 25 देशों ने भाग लिया। या यूं कहें कि जो प्रथम सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, उसमें 25 देश संस्थापक माने जाते हैं। यदि हम अभी वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितने देश हैं, तो 120 देश इसमें शामिल हैं। और एक 18वां जो सम्मेलन हुआ अजरबैजान में 2019 में, अजरबैजान में सम्मेलन हुआ, जिसमें 120 देश शामिल हुए और 17 पर्यवेक्षक जो सदस्य थे वो शामिल हुए। तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि इसमें सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती गई, इसका महत्व बढ़ता गया। कारण ये थे कि ये किसी भी गुट के साथ संबंध स्थापित नहीं रखती है। लेकिन अब ये भी देखा जाए कि 2019 चल रहा है और ये जो आप देख रहे हैं वो शीत युद्ध जो समाप्त हो गया था 1991 में समाप्त हो गया था। तो इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका महत्व इस दृष्टि से अगर देखें तो इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ये हमने देखा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कैसे कैसे और कब कब
हुई है। अब इसके बाद में हम कुछ सदस्य जो देश थे जिनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य हैं उनका क्या नाम है। संस्थापक जो सदस्य हैं उनका मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले जो आते हैं वो अपने नेहरू जी आते हैं। नेहरू जी आते हैं भारत से। फिर इसके बाद में हम मिस्र के पास जाते हैं। मिस्र के जो शासक हैं वो हैं गमाल अब्दुल नासिर। ये यहाँ के शासक हैं। ये यहाँ के शासक हैं और ये यहाँ के नेता हैं, या यूँ कहें कि भारत के आगे चल करके पीएम बन रहे हैं। या कहें कि उस समय भारत के पीएम थे। फिर यूगोस्लाविया की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया है कि इसके जो शासक रहे हैं जोसेफ ब्राज टीटो। टीटो इसके रहे हैं। फिर इसके बाद में हम इंडोनेशिया की बात करेंगे। इंडोनेशिया की बात करेंगे। यहाँ के जो राष्ट्रपति रहे हैं जिनका नाम है सुकर्णो। फिर एक है घाना। घाना के जो पीएम रहे हैं क्वामे में नक्रुमा। ये घाना के पीएम रहे हैं। तो इस तरीके से 5 सदस्य जो हैं इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे, चाहे कोई से भी बोर्ड के एग्जाम को उठा के देख लें, तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए, नेहरू जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि भारत के ये नेता रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, नेतृत्व किया है, स्वतंत्रता का नेतृत्व किया है। इसके अलावा इन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया है। उपनिवेशवाद का विरोध किया है। फिर ठीक है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया है। देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि विश्व शांति के लिए इन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया है। फिर इसके बाद में हमने निःशस्त्रीकरण के बारे में शस्त्रीकरण का समर्थन किया है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमने यूएनओ का हमेशा समर्थन किया है। तो इस तरीके से नेहरू जी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि नेहरू जी के बारे में 2 शब्द लिखिए, तो नेहरू जी के बारे में आप इतना सारा कुछ लिख सकते हैं। फिर एक चीज और लिख सकते हैं आप नेहरू जी के बारे में कि नेहरू जी जो है लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। कि अब आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई जो समाजवाद है वो बहुत खराब है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश की जो जनता है उसका भी शासन में हिस्सेदारी रहे और उसको मिनिमम सुविधाएं प्राप्त की जा सके, उनको भी कुछ सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो अब देखिए, गमाल अब्दुल नासिर हैं, ये शासक हैं। तो शासक क्या सोचेंगे कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ये सोचेंगे कि या ये सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को फायदा हो या हम जैसे लोगों को ज़्यादा फायदा हो। तो इन्होंने इसीलिए देखिए ये क्या कर रहे हैं, अब्दुल नासिर जो हैं मिस्र के शासक हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि अरब में जो एक तो राष्ट्रवाद, दूसरा क्या किया है इन्होंने साम्यवाद, और एक है सोवियत संघ का हमेशा विरोध किया है इन्होंने।
इनका विरोध किया, सोवियत संघ का विरोध किया है इन्होंने। फिर इसके इसके अलावा इन्होंने और काम क्या किया है। अब इसके अलावा इन्होंने, अगर हम देखें तो इसके अलावा इसने हाँ, इसके अलावा इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया है इन्होंने। वो तो स्वाभाविक बात है कि जब गुरनिरपेक्ष आंदोलन में, जब गुरनिरपेक्ष आंदोलन के ही उद्देश्य रहे हैं साम्राज्यवाद का विरोध, तो वो भी कहेंगे। एक बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1956 में। इसीलिए यहाँ पर एक संघर्ष देखा गया था, सुएज संकट की समस्या यहाँ पर विद्यमान हो गई थी। क्योंकि सुएज संकट क्या था कि सुएज नहर से निकल करके यूरोप में जो जहाज जाते थे उनका रास्ता बंद हो गया था एक तरीके से। इसके ऊपर जो कब्जा था वो मिस्र का हो गया था। तो जो यूरोप के जो देश थे वो चाहते थे कि भाई इसको खुला रखा जाए, तो इस वजह से वो विरोध होना ही था। जबकि ये कहना था कि मेरे देश में से होकर निकल रहा है तो मैं इसका शासक हूँ, मैं यहाँ से परमिशन दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये समस्या हो गई। ये भी एक शासक थे, ये यूगोस्लाविया के शासक थे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, ये भी अब यूरोप के हैं। ये यूरोप में देखिए, एक तो जर्मनी के साथ में इनका विरोध था। इन्होंने जर्मनी के विरुद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, जर्मनी के विरुद्ध। दूसरी चीज है कि साम्यवाद का भी विरोध कर रहे हैं, साम्यवाद का विरोध कर रहे हैं। देखिए मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, साम्यवाद का विरोध कर। साम्यवाद उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये यूगोस्लाविया सब साथ थे, लेकिन साम्यवाद का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूगोस्लाविया जो है जर्मनी के साथ में जर्मनी के विरुद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा और साम्यवाद का भी विरोध करते हैं। इसके अलावा साम्राज्यवाद है, उनका भी विरोध करते हैं। वही है गिसेपिटस, साम्राज्यवाद का विरोध करना है, निःशस्त्रीकरण का समर्थन करना है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये बात आगे। इसके अलावा देखिए अब सुकर्णो आ जाता है। सुकर्णो यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति हैं। सुकर्णो क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने भी क्या किया है कि वो सारी बातें हैं कि साम्राज्यवाद का विरोध करना है, साम्यवाद का विरोध करना है, पूंजीवाद का समर्थन करना है, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने भी ये आगे बातें की हैं। इसके अलावा हम देखते हैं घाना की, लेकिन यहाँ घाना ने जो है यहाँ थोड़ा सा अलग बात की है कि ये तो साम्यवाद का विरोध कर रहे हैं, साम्यवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये साम्यवाद का समर्थन कर रहे हैं, साम्यवाद का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि साम्यवाद का समर्थन कर रहे हैं और पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं, क्वामे नक्रुमा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो संस्थापक सदस्य हैं कौन कौन से हैं, आप एक बार फिर दोहरा सकते हैं। भारत से नेहरू जी हैं, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर हैं, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्राज टिटो हैं, इंडोनेशिया से सुकर्णो हैं और घाना से क्वामे नक्रुमा है। तो इस तरीके से ये आपका छोटा सा जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।